कि कई बार हमें हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। हम किसी भी बिजनेस को एक छोटे दायरे पे देखते हैं। आई होप आज आपका जो दायरा है, जो माइंड है, वो बड़े लेवल पे सोच रहा होगा चीज़ों के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे एंड एज यूजुअल अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। तो योर प्रॉपर्टी शो में आपका स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जर्नी ऑफ अ रियलिटर। जर्नी ऑफ अ रियलिटर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऑड है, मैनेज कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि एक रियल एस्टेट एजेंट की जर्नी किस तरह से होती है, रियल एस्टेट एजेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है और किस लेवल तक वो जाता है। एक रियल एस्टेट एजेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने पहले बता दूं आपको क्या चीज़ बना रखी है। एक्सेस बना रखी है, एक वाई एक्सेस बना रखी है। एक्सेस में हमने टाइम और एक्सपीरियंस बता रखा और इस तरफ हमने मनी एंड स्किल्स को दर्शा रखा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। उसके अलावा जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है और नॉलेज स्किल्स आती हैं, समय के साथ साथ आप एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद जब आप एक क्विक ग्रोथ लोगे। शुरू में तो आपकी ग्रोथ ऐसे चलेगी नॉर्मल तरीके से। इस समय आप क्या कर रहे होते हैं, नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस आप बढ़ा रहे होते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो तजुर्बा है। अब इसमें क्या है कि ये तो आपको स्ट्रेट ग्राफ दिख रहा है, बट यहीं पे आपको फेलियर्स भी दिखेंगे। हो सकता है आपने यहाँ पैसा कमाया, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ फिर आपने ग्रोथ ली, फिर यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ ली, फिर आपका डाउनफॉल आया, फिर थोड़ा समय तक आपकी कोई भी सपोज डील नहीं हुई, यहाँ पे आपकी डील हुई, 2-3 डील क्रैक करी, आपने ग्रोथ लिया, फिर हो सकता है कुछ समय आपकी डील नहीं हुई। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी ग्रोथ सीधे बढ़ने लग जाती है और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी स्किल्स, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। समय के साथ साथ आप समझ जाते हो कि एक रियल एस्टेट का व्यापार किस तरह से होता है। तो आज हम जानेंगे उसी रियल एस्टेट की जर्नी के बारे में जो कि एक रियल्टर फेस करता है, एक रियल एस्टेट एजेंट फेस करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रियल एस्टेट की जर्नी किस तरह से स्टार्ट होती है? जब भी आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट के व्यापार करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका कदम होता है वो होता है कि जब आप एक बिजनेस को करते हो, रियल एस्टेट के काम को सीखते हो, पहले तो आपको कुछ क्लू नहीं होता कि करना क्या है। बस आपने ये सुना है कि यार प्रॉपर्टी होती है, उसको सेल करनी है या फिर एक प्रॉपर्टी को बेचना है, उसके लिए क्लाइंट ढूंढना है। दो ही तो चीज़ें, या तो प्रॉपर्टी अरेंज करो या फिर उसके लिए क्लाइंट ढूंढो। तो ये चीज़ आपको लगती है कि किस तरह से होगा, यानी कि दिमाग में पहला आता है कि ये तो सेल का काम है, यानी कि मुझे एक क्लाइंट ढूंढना है, उसको एक प्रॉपर्टी देनी है, उसको एक प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल लोगों पे सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हो, सबसे पहले शुरुआत करते वक्त पहला काम जो भी एक रियल एस्टेट एजेंट यहाँ से स्टार्ट करेगा जीरो से, तो सबसे पहला काम उसे ये करना चाहिए कि मार्केट में जो सराउंडिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी अच्छे रियल्टर के साथ जुड़े, या जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट एजेंट होगा उसके साथ काम स्टार्ट करें, या फिर कोई बिल्डर होगा मार्केट में जो अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो या वो सेल कर रहे हो, उनके साथ एज अ सेल्स पर्सन के तौर पे या एज एन एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे काम कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे आपको 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कई सारी चीज़ें समझ जाओगे। सपोज आप किसी कॉलोनाइजर के साथ काम कर रहे हो जो प्लॉटिंग करता है और फिर बेचता है, लैंड बैंक प्लॉटिंग करके फिर बेचते हैं। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी लैंड इकट्ठी करी, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या अप्रूव्ड, उसको करा के बेचा लोकल अथॉरिटी से, उसके बाद सेल करी। या फिर कई लोग कच्ची कॉलोनी डेवलप करके बेचते हैं। कच्ची कॉलोनी का मतलब जैसे सपोज एग्रीकल्चर लैंड है और उसको प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, तो आपने क्या किया, किसी कॉलोनाइजर के साथ स्टार्ट कर लिया काम करना। तो वहाँ से क्या है कि आप प्लॉटिंग के बारे में समझोगे कि लैंड्स को किस तरह से सेल करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कैसे सेल करते हैं, R3 लैंड कैसे सेल करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, या फिर इन्वेस्टमेंट वाली लैंड किस तरह से सेल करते हैं। बेसिकली लैंड के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा या फिर अगर आप स्टार्ट करते हो किसी बिल्डर के साथ जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करके सेल कर रहा है, फ्लैट्स बेच रहे हैं, अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं, तो उनके साथ भी एज अ सेल्स पर्सन या फिर आप एज एन एम्प्लॉय बन के भी उनके साथ, एज एन एम्प्लॉय के तौर पे भी उनके साथ काम कर सकते हो। कई बार बिल्डर को रिक्वायरमेंट होती है कि ब्रोकर्स उनकी प्रॉपर्टी को सेल करें, उनके फ्लैट्स को सेल कर रहे, तो एज अ चैनल पार्टनर बन के भी आप काम कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। या फिर
इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बहुत कम लोग केटर करते हैं, बट अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी स्टार्टिंग में केटर कर सकते हो। इंडस्ट्रियल लैंड हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, जो फैक्ट्रीज हो गई, उनको भी सेल कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा जो मार्केट केटर होता है वो होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का, यानी फ्लैट्स, घर, डुप्लेक्स, विला, हाउस और आपके प्लॉट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ से तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि आपने किसी के साथ स्टार्ट किया काम, 1 साल काम सीखा, 6 महीने काम सीखा, कुछ या 1.5 साल 2 साल आपने वर्किंग वगैरह सीखी जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपने इनिशियली क्या किया, जैसे ब्रोकरेज में काम किया, 2% लिया या 1% लिया, 3% लिया। जैसे यूएसए के मार्केट में 6-7% तक की ब्रोकरेज होती है। कई बार इंडिया में भी कई ऐसी जैसे कई ऐसे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8% का कमीशन मिलता है, या कई सिटीज़ में कमीशन स्लैब बड़ा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूनिंग किस तरह की है सेलर के साथ में, या किस तरह की आपकी किस रेट पे आपकी सेलर के साथ बात हुई है। तो इनिशियल लेवल पर आप उस तरह से स्टार्ट कर सकते हो एज अ ब्रोकरेज के फॉर्म में। अब धीरे धीरे करके आपने क्या किया, इस तरह से स्टार्टिंग करी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे प्लॉट भी बेच सकते हो, फ्लैट भी बेच सकते हो, घर भी बेच सकते हो। आपने 3-4 प्रॉपर्टी का एक पोर्टफोलियो बनाया और उसके लिए उस तरह की क्लाइंटेज ढूंढी। डुप्लेक्स आया तो उसके लिए उस तरह की क्लाइंटेज ढूंढी। अब अक्सर लोग इस जर्नी में क्या गलती करते हैं, कई बार आप और मैक्सिमम लोग जो भी स्टार्ट करते हैं, आप हो, हम हो, या मैक्सिमम लोग जो स्टार्ट करते हैं एज अ रियल्टर की जर्नी में, वो क्या करते हैं कि आपके पास किसी ने बोला भैया मुझे ना घर चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग घर ढूंढने लग जाते हो। या फिर भैया मुझे फ्लैट चाहिए, तो आप क्या किया, आप उसके लिए कई महीनों लगा रहे हो और उसके लिए फ्लैट ढूंढ रहे हो और वो आपको घुमाया जा रहा है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो और आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लाइंट ढूंढें, ना कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ढूंढें। ये काम नहीं करना। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लाइंट ढूंढिए। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो सफल लोग हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, वो इस तरीकों को अपनाते हैं, ना कि इस तरीके को, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। इस केस में क्या होगा कि या तो आपका एक खास क्लाइंट है, तभी आप इसको तभी आप इसके लिए ढूंढिए, ये कहीं किसी और के थ्रू चलेगा ही नहीं। पर ये अगर आपको 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने घुमा रहा है और आप कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा क्लाइंट है, मैं इसके लिए प्रॉपर्टी सर्च करता हूँ, तो आप वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि क्लोज नहीं होगा, बट उसके चांसेस बहुत 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 कम होंगे। तो पॉसिबली ये करिए कि प्रॉपर्टी अरेंज करिए, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट ढूंढिए, वो ज़्यादा आसान होगा, उसमें आप सफल ज़्यादा होंगे। जो आपके कन्वर्जन के चांसेस हैं, सक्सेस के चांसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। अब आपने क्या किया, फ्लैट्स, प्लॉट्स या डुप्लेक्स, विलास, इस तरह की चीज़ें भी सेल करी, वो आप कर सकते हो। ये शुरुआती फेस है, शुरुआती 1-2 साल जो आप कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप डाइवर्सिफाई चीज़, पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। डाइवर्सिफाई चीज़ें आप कर सकते हो, कोठी बेच सकते हो, विलास हो गए, फ्लैट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, या जो भी जिस कमर्शियल्स हो गए, जो भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आप वो केटर कर सकते हो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां आपको लगेगा कि नहीं, नाउ दिस इज़ द टाइम, मैंने इतने सारे सेगमेंट देखे, अब मैं किसी एक सेगमेंट में फोकस करता हूं जो आपको बेस्ट लगेगा। उसके बाद आप हो सकता है अपनी जर्नी उस तरफ आगे बढ़ाएं। अब ये तो प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा आपका, आपके क्लोजर्स होंगे, आपकी डील्स होंगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने पैसे वगैरह इकट्ठे कर लिए, आपने पैसे वगैरह एक्यूमुलेट कर लिए, अब टाइम आएगा कि आप ब्रोकरेज से थोड़ा सा हट के चीज़ें करो, यानी कि अब आप मार्जिन में कमाओ, मतलब एक अच्छा पैसा बनाओ, मोटा पैसा बनाओ जिसको कहते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप मार्केट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब दूसरे की नहीं बेचिए, अब अपने राइट्स लेके बेचिए। यानी कि आपने क्या किया, पेमेंट करी, एग्रीमेंट बनाया सेलर के साथ, उसके राइट्स लिए, चाहे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करी। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, हो सकता है इसमें रिस्क भी उतना ही है। देखो, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कंसेप्ट है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। रिस्क भी उतना है और रिवॉर्ड भी उतना है। रिस्क कैसा है, सपोज आपने किसी को एडवांस दे दिए 15-20 लाख रुपए और आपने एक लेट्स से 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का अंडरराइट कर लिया। अब चांसेस ये हो सकता है आप उस टाइम फ्रेम में ना बेच पाए, तो हो सकता है आपके पैसे भी डूब सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सेलर के साथ किस तरह से ट्यूनिंग है।
कई बार क्या होता है, कई लोग 10-10 फ्लैट्स के जैसे राइट्स ले लिए, 10 फ्लैट्स के राइट्स ले लिए, सोसाइटी के राइट्स ले लिए, करोड़ों रुपए एडवांस दे दिया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया और अंडर राइट कर लिया प्रोजेक्ट को और उसके बाद बेचने लग गए। तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं बिक पाता और बिल्डर क्या करता है कि कुछ रुपए उसने अपने पास रख लिए, जैसे 50 लाख रुपए अपने पास लिए, 50 लाख रुपए ही रिफंड करे। तो ये क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत रहेंगे कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिक जाए, या जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, अंडर राइट किया है, पैसे दे के एग्रीमेंट बना के, वो पूरा बिक जाए, वो पूरा सेल हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप अच्छा पैसा कमाओगे। सो दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो यहीं पे क्या होता है कि जब आप ये एक्सपीरियंस ले लेते हो, अच्छा एक्सपीरियंस, अभी एक्सपीरियंस क्या होता है, देखो एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है कि आपके पास, आपने प्रॉपर्टी देखी, आपने प्रॉपर्टी एनालाइज करी, आपने देखा यार ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसको मैं बेच सकता हूँ और इतने टाइम में मैं बेच दूंगा। समय के साथ साथ जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझ लेते हो, तो वहाँ आप समझ पाते हो कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को मैं इस टाइम में बेच सकता हूँ। तो वो जो रिस्क है, ये जो मनी इन्वॉल्वमेंट है, ये आपकी यहाँ पे सही जगह ही आप इसको इन्वेस्ट करोगे, सही जगह ही इस पैसे को लगाओगे, सही जगह ही आप इस प्रोजेक्ट को अंडर राइट करोगे, जो भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। अगर सपोज आपने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया होता शुरुआती फेज का और यहाँ पे आप पैसा लगा रहे होते, तो वो जुआ होता, वो साफ साफ जुआ होता। आपको ये नहीं पता होता कि ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, बस किसी ने कह दिया भाई पैसा लगा और रिटर्न मिल जाएगा, तो जुआ होगा। इसलिए पहले इन चीज़ों को, ये जो टाइम फ्रेम है, ये एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। अब ये चाहे 1 साल का हो या इसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लो या 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जो भी आप इसे कह सकते हो, 6 महीने का एक्सपीरियंस लो, पर जब चीज़ों को अच्छे से आपने समझ लिया, उसके बाद आप अमाउंट इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी के राइट्स लेके फिर सेल कर सकते हो। इसी को कई लोग इस कंसेप्ट को नो मनी डाउन के कंसेप्ट भी बोलते हैं, कि इनिशियल आपने एक एडवांस पेमेंट करी और अंडर राइट किया, उसके बाद आपने एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ उस प्रॉपर्टी को सेल करी। ये पॉसिबल तब होता है जब प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही हो। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट रियल्टर की जर्नी है। अब शुरुआत कहाँ से करी? एक रियल एस्टेट एजेंट ने स्टार्ट करी एज एन रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, अब आप नेक्स्ट लेवल पे वर्क करोगे। जैसे सपोज आप अब चाहे तो बिल्डर बनो, या फिर आपने क्या किया कि प्रॉपर्टीज के राइट्स लेके फिर उसे बेचे। अभी तो आप कमीशन में वर्क कर रहे हो, इसके बाद क्या किया आपने, प्रोजेक्ट के राइट्स लिए, तो आपका जो रोल है एज एन एजेंट वो बड़े दायरे पे चला गया है। अब आप पेपर भी सब चीज़ें वेरीफाई कराओगे, चेक कराओगे, पैसा भी इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद राइट्स लेके फिर बेचोगे। इसके बाद का नेक्स्ट दायरा क्या होता है कि आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। मतलब या फिर कई लोग क्या करते हैं, या तो बिल्डर बनते हैं कि उनको लगता है कि यार मैं बिल्डिंग्स डेवलप करूँ, फ्लैट्स बनाऊँ, प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, विलास बनाऊँ और फिर बेचूँ, चाहे बिल्डर फ्लोर्स हो, अपार्टमेंट्स हो, या कॉलोनाइजर बनूँ, या फिर आपके सोसाइटी के फ्लैट्स बनाओ, विलास बनाओ, तब बेचूँ, उनको बेचूँ। या फिर एक ऑप्शन होता है कि आप इन्वेस्टर भी बन जाते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। सपोज बिल्डर कोई और है, आपने उसको एडवांस अब अच्छा खासा पैसा दिया, उसने डेवलप किया, कुछ पैसा उसने अपना लगाया और आप उससे रिटर्न पाओ। तो इस तरह की चीज़ें भी एक समय के बाद आप करने लग जाते हो। तो ये एक बेसिकली रियल्टर की साइकिल है, एक जर्नी है। अब ये कहाँ तक चलेगी, कितने बड़े दायरे पे चलेगी, ये आप पे निर्भर करता है। कई लोग इसे छोटे स्केल पे करते हैं, जैसे 20-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेचनी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि उनका दायरा बढ़ जाता है, 50-50, 100-100, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचते हैं, उतना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। तो जब उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी होगी, जब उतना एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, जब उतना समय दिया होगा मार्केट को, उतना पैसा होगा, तभी आप उस रिस्क को ले पाओगे। तो डिफरेंट एंगल पे, मतलब आप जिस हिसाब से सुटेबल हो, जितना आपके पास फंड है, जिस हिसाब से आपको तजुर्बा है, पैसा है, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप उस हिसाब से अपने रियल एस्टेट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये बेसिकली एक जर्नी है रियल्टर की, कि एक रियल एस्टेट एजेंट से वो कब इन्वेस्टर और बिल्डर की कैटेगरी में जाता है। ये पूरी एक जर्नी है।
तो जिसमें समय, एक्सपीरियंस, मनी और स्किल्स दोनों लगता है, समय लगता है। शुरुआती टाइम में आपको हल्के फुल्के चैलेंजेस आएंगे, फेस करोगे आप। हो सकता है आपका भारी नुकसान भी हो, पैसा भी लॉस हो, कई समय तक आपकी डील्स नहीं हो रही हो सकता है आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार बातें कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है, क्लाइंट से बात क्या करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं, क्या चीज़ दिखाऊं, सेलर को कैसे अरेंज करूं, मनाऊं कि वो अपनी प्रॉपर्टी हमें दे। अब ये भी तो एक महाभारत है कि इतने सारे लोग हैं मार्केट में। जैसे यूएस में बहुत कंपटीशन है, इंडिया में उतना नहीं है, पर यूएस में बहुत कंपटीशन है कि वहाँ पे तो आप सेलर अरेंज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये चीज़ें क्या है कि ये सब चीज़ें आपको शुरुआत में देखनी है। क्लाइंट अरेंज करना, सेलर अरेंज करना, मार्केटिंग करना, सेल्स कैसे करना है, लीगल पार्ट कैसे देखना है, फाइनेंस का मैटर कैसे देखना है। ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होने लग जाता है, उसके बाद आप फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हो। तो ये एक पूरी रियल्टर की जर्नी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने फाइनली अपना कोर्स लॉन्च कर लिया है। आपको जो ये YouTube का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, एक रेजर पे का लिंक होगा, आप वहाँ जाके मिल जाएगा आपको कि क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप वो कोर्स कर सकते हैं। और जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ है, 999 का प्राइस रखा हुआ है। आप जाइए देखिए, बहुत नॉमिनल प्राइस है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा तजुर्बा रहा, जो भी मैंने इस जर्नी में सीखा, एक रियल्टर की जर्नी में, अभी भी सीख ही रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। पर जो भी चीज़ें सीखी हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे उस कोर्स में शेयर कर रखी हैं। आप जाइए, उस कोर्स को आप कर सकते हैं और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कोर्स का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा और आप उसके बाद उन कोर्स को देख सकते हैं। जो भी आप सीखोगे जरूर शेयर कीजिएगा इस कोर्स के माध्यम से। आई होप आपको काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी, काफ़ी एक अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इस रियल एस्टेट के जर्नी में। क्योंकि कई बार हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। हम किसी भी बिजनेस को एक छोटे दायरे पे देखते हैं। आई होप आज आपका जो दायरा है, जो माइंड है, वो बड़े लेवल पे सोच रहा होगा चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।